Hello, students and my dear friends. My name is Vinod Ram Koshal, and I again welcome you on our channel that is Physics Learning Platform. स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये क्लास 12 के लिए होने जा रहा है और इसमें हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। एटम, मैं इसका नाम लिख देता हूँ सबसे ऊपर। आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे और एटम काफी सुना हुआ टॉपिक है। अगले क्लासेस में 9th 10th 11th में आपने खूब पढ़ा हुआ है। 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो सब बच्चे जानते हैं। सबसे पहले एटम के बारे में जो अपनी राय दी थी, अपना ओपिनियन दिया था, वो कौन थे? जॉन डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा था कि हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है। हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है और एटम एक ऐसी पार्टिकल है, एक ऐसी चीज है जिसको आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। मतलब अगर आप कोई भी चीज ले, मान लो हमने ये ले लिया, इसको तोड़े, 1 से 2 टुकड़े, 2 से 5 से 100 से 1000 लाख करोड़ टुकड़े हो गए, तो लास्ट में कोई ऐसा टुकड़ा जिसको आप फर्दर ना तोड़ पाओ, फर्दर डिवाइड ना कर पाओ, तो वो ही एटम है। डाल्टन ने क्या कहा? एक लाइन लिख दे बच्चों। डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन, बच्चों ये थ्योरी का टॉपिक है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको, लेकिन इंटरेस्टिंग है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, 9th 10th और 11th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। केमिस्ट्री समझ के भी, केमिस्ट्री वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा था बच्चों? सबसे पहले, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि हर एक मैटर एटम से मिलके बना है और एटम जो है विच इज इनडिविजिबल, मतलब जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। एटम सबसे छोटी चीज है दुनिया में। तोड़ते 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 जाओ और अब जब आप ना तोड़ पाओ तो इसका मतलब एटम पे पहुंच गएगा। बस इतना ही इन्होंने कहा था, चार्ज वार्ज को लेकर के कुछ इन्होंने नहीं बोला। इसके बाद आए थॉमसन। बच्चों 12th के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो ये मेंशन नहीं है डाल्टन, थॉमसन, ठीक है, सीधा रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल है, वही है सिलेबस में। लेकिन बच्चों आपको जीरो से पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। एनसीईआरटी की शुरुआत में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, अगर आपको उसका बेस नहीं पता है तो आप छोटे क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जब पढ़ने लगे हैं एटम के बारे में तो बिल्कुल जीरो से पढ़ते हैं, जीरो से हीरो तक, स्क्रैच से टॉप तक। तो थॉमसन ने क्या बोला? किताबों में थॉमसन को लेकर के एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। हम उस पैराग्राफ को 3 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे बच्चों। थॉमसन ने ये कहा, चार्ज को लेकर के उसने राय दी। उन्होंने कहा कि डाल्टन साहब, इसमें कुछ चार्ज नाम की भी चीज होती है। पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो थॉमसन है उन्होंने ये कहा कि एटम एक स्फीयर की तरह का होता है, एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है। उसका साइज भी उसने बताया, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास उसका साइज होता है। और ये भी कहा इन्होंने कि उस रेडियस के अंदर, उस स्फीयर के अंदर जो 1 एंगस्ट्रॉम का साइज है, पॉजिटिव चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और पॉजिटिव चार्ज मतलब उस एटम का सारा मास उसके अंदर है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें इस तरीके से बिखरे हुए हैं जैसे खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स, या फिर ये कह लो कि तरबूज के अंदर बीज। ठीक है, और एक और बात उन्होंने कही, तीसरी, वो ये कही कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं एक एटम पर, नेचुरल वे में। ठीक है, तो इन तीनों बातों को हम लिखते हैं अलग अलग। पहली बात क्या कही थॉमसन ने? थॉमसन ने कहा कि एवरी एटम, इन्होंने तो मैटर के लिए कहा, एवरी मैटर मेड अप ऑफ एटम्स। इन्होंने फिर इसको पकड़ लिया, एटम को। एवरी एटम इज मेड अप ऑफ, every atom is made up of a positively charged sphere. Every atom is made up of a positively charged sphere of radius of the order of साइज बोल लो, रेडियस बोल लो,
पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ऑफ साइज ही बता दिया इसने, चार्ज स्फीयर ऑफ साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to power minus 10 meter, in which entire mass or positive charge is uniformly distributed. ठीक है भाई बच्चों, ये पहला पॉइंट हो गया। थॉमसन साहब ने पहला पॉइंट यही दिया कि हर एक एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना है। ये लो भाई, एक स्फीयर बना लो। थॉमसन ने कहा कि एटम ऐसा होता है, एक स्फीयर है और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लो ये 4 चार्ज हमने बना दिए, ठीक है। एक एटम है, उसका साइज ही बता दिया, 1 एंगस्ट्रॉम के अराउंड उसका साइज दे दिया। और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। देखो ये जो 4 चार्ज अगर इसके अंदर है, मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो 4 यूनिफॉर्मली बिखरे हुए। ये नहीं है कि आपने जो है 1 यहां ले लिया और 3 यहां ले लिया, ऐसा नहीं है। या फिर आपने 2 यहां ले लिए और 2 यहां ले लिए, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि जो भी चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सही आया आपको समझ में पॉइंट? ओके, तो पहला पॉइंट उसने चार्ज को लेकर के और साइज को लेकर के बताया, पॉजिटिव चार्ज को लेकर के, कि सारा का सारा मास और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और साइज है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर। दूसरा पॉइंट क्या कहा इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इन्होंने कहा इनसाइड द स्फीयर, जो भी स्फीयर उन्होंने बताया, एटम जो भी बताया, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, मतलब एम्बेडेड का मतलब समझ लो धसे हुए। जैसे अगर मान लो गीली मिट्टी हो और आप उसमें कुछ रेत के कण फेंक दो, छोटे मोटे कंकड़ फेंक दो, तो उसमें फंस जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, ऐसे चिपके हुए हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं या खीर के अंदर ड्राई फ्रूट होते हैं। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड like seeds in watermelon, जो तरबूज आपका होता है उसमें जो बीज होते हैं उसके तरीके से, या फिर प्लम्स इन पुडिंग, खीर में ड्राई फ्रूट्स की तरह से इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। ये बात इसने बता दी। मतलब देखो ये बात गलत साबित हुई बाद में चल करके कि इलेक्ट्रॉन अंदर ही होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इनके लिए ये बात बड़ी मुश्किल थी कहना। वहां तक लोगों ने कुछ डिस्कवरी नहीं हुई थी। हमें पता है बाहर घूमते क्योंकि हमने पढ़ लिया है डिस्कवरी के थ्रू, यहां तक नहीं पता था। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने कहा एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या है या अमाउंट है, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स बच्चों, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात सही थी इनकी कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं। ये बात सही साबित हुई। लेकिन ये गलत साबित हुई कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साथ ही होते हैं एक एटम के अंदर जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। ठीक है बच्चों, थॉमसन के ये 3 पॉइंट्स थे। अब ये टॉपिक आज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा जल्दी आगे चलते हैं। ये सब आप जानते हो। इसके बाद आए भाई, हाँ इसमें थोड़ा सा अगर आज डायग्राम में थोड़ा चेंज करो तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, सेम संख्या होगी 4 ये है तो 4 ही वो होने चाहिए, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये सब बताया थॉमसन ने। इसके बाद थॉमसन के कुछ ड्रॉबैक थे बच्चों जो कि आगे पूरे किए रदरफोर्ड ने। उस पे आ जाए, रदरफोर्ड ने ड्रॉबैक बता दूं जरा यहीं पर ही, शायद ये आएगा नहीं तो मैं ड्रॉबैक के लिए दोबारा से इसको साफ कर लेता हूं। इसके कुछ ड्रॉबैक थे। पहले ड्रॉबैक क्या थे,
लेकिन इसके ड्रॉबैक अभी बता दे क्या? चलो बता देते हैं। वैसे तो रदरफोर्ड के बाद समझ में आएगा। इसके ड्रॉबैक कुछ रहे बच्चों, ड्रॉबैक यानी डीमेरिट्स। क्या ड्रॉबैक रहे इसके? दो ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया मॉडल, जो उसका मॉडल था, जो उन्होंने जो थ्योरी दी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स, ये स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये पॉइंट आपको बाद में समझ में आएगा जब मैं रदरफोर्ड मॉडल आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्कैटरिंग एंगल, ये भी आपको रदरफोर्ड मॉडल के बाद ही समझ में आएगा कि जो स्कैटरिंग एंगल है वो बदल रहा था बार बार, तो वो भी इससे प्रूव नहीं हो पा रहा था। लिख लेते हैं एक बार। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द large scattering angle of alpha particle by thin metal foil. थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं। देखो, एक रदरफोर्ड मॉडल जो है, रदरफोर्ड मॉडल अभी आएगा, उसमें हम अल्फा पार्टिकल को ऐसे ऐसे टकराते हैं एक फॉयल पर, यहां पर। तो जब टकराते हैं ना बच्चों, कुछ तो सीधे चले जाते हैं, कुछ किसी एंगल पर, कुछ एक आध इधर भी आ जाते हैं टकरा करके। जैसे मान लो आप कोई कंकड़ फेंको तो इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, अभी बताऊंगा मैं आगे, आप मान लो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है +2e। जब इधर जाता है तो अलग अलग एंगल पे स्कैटर होता है। अभी आप नहीं समझ पाओगे। अभी एक बार रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लो, फिर मैं इन दोनों के जिक्र करूंगा बच्चों लास्ट में, ठीक है। क्योंकि जो थॉमसन है उन्होंने तो ये कहा कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली बिखरा होता है ना, यूनिफॉर्मली बिखरा होता है। तो पूरे एटम में अगर यूनिफॉर्मली बिखरा होगा तो अल्फा तो लार्ज स्कैटरिंग एंगल दिखाई नहीं पाएगा। जबकि बोहर ने या रदरफोर्ड ने बाद में ये बताया कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में बहुत छोटे से स्पेस में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है, सारा का सारा मास वहां पे होता है। तो वहां पे जब अल्फा पार्टिकल आपका जाता है तब सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है। बच्चों ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता तो रहा हूं, एक बार जान लो कि रदरफोर्ड मॉडल होता क्या, तब ये दोनों पॉइंट आप समझ पाओगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको लिख लो, समझ लो, समझो बाद में, अभी लिख लो इसको, ठीक है। फिर दोनों पॉइंट्स को बाद में समझाऊंगा। अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि कुछ रटवाया जा रहा है। पहले आप रदरफोर्ड मॉडल को जान लो होता क्या है। तो भाई पहले डाल्टन ने कुछ बताया, उसके बाद थॉमसन, और अब आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो थे बच्चों वो थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, अर्नस्ट रदरफोर्ड। तो इसमें है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो है बच्चों 2 साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम है, और ये हुआ था 1911 में, 1911 में। लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट उन 2 साइंटिस्ट को ही नहीं जाता है, बल्कि रदरफोर्ड के कहने पर उनके 2 स्टूडेंट थे। उनका नाम था बच्चों, ऐसे लिखा हुआ आपकी किताब में, एट द सजेशन ऑफ ई रदरफोर्ड, अर्नस्ट, पूरा लिखो, अर्नस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के कहने पर किस किस ने, एच जीजर एंड अर्नस्ट मार्सडेन, MARSDEN, ये 2 स्टूडेंट थे, मतलब साइंटिस्ट ही थे भाई। ये भी इन्होंने किया इन्होंने ही था, इसलिए इनका नाम पे जाता है ये। रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे ये दोनों। रदरफोर्ड ने कहा
कि भाई मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं पर ढंग से उसके रिजल्ट आ नहीं रहे, जरा आप लोग भी करो उन पे कुछ कार्रवाई, देखते हैं क्या होता है। तो इन दोनों ने भी मिलकर काम किया उसी एक्सपेरिमेंट पर जिसपे काफी समय से रदरफोर्ड साहब कर रहे थे। तो इन दोनों ने किया इनके कहने पर। और बच्चों एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड जो है, अर्नस्ट रदरफोर्ड पूरा नाम इनका है, ये खुद साइंटिस्ट थे, ये खुद एक स्टूडेंट थे किसके, थॉमसन के, स्टूडेंट ऑफ थॉमसन, स्टूडेंट ऑफ थॉमसन, ये थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो देखो थॉमसन की बातों को, मतलब गुरु की बातें जो कहीं न कहीं ज्यादा सही नहीं हो पाई, मतलब गुरु ने जो शुरू किया उसको शिष्य ने खत्म किया। यही होती है बच्चों अच्छी पहचान, सीखो और उससे भी आगे जाओ, अपने गुरु का नाम रोशन करो। तो थॉमसन ने जो बातें बोली, जो थॉमसन ने जो थ्योरी दी एटम को लेकर के, उसमें जो कमियां थी उसको पूरा किया रदरफोर्ड ने, उसके स्टूडेंट ने, ठीक है। तो रदरफोर्ड के नाम पे ये फेमस है, पर कहीं ना कहीं थॉमसन से, डाल्टन से जो विचार आए वो इन्होंने लिए, फिर इन्होंने अपनी बात इनको बोली, इन्होंने किया, और फिर ये किसी लेवल पर पहुंचे, और फिर भी नहीं पहुंचे एक्चुअल में। उसके बाद फिर बोहर आए, उन्होंने कंप्लीट लिखा। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने काफी कुछ नॉलेज दे दी थी दुनिया को। इन्होंने क्या किया बच्चों, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई, मतलब अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड के न्यूक्लियस पर स्कैटरिंग करवाई। उससे पहले बच्चों आपको अल्फा पार्टिकल पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। भाई हीलियम का न्यूक्लियस तो बाद में देखें, पहले हीलियम तो जान लो क्या होता है। बिल्कुल, हीलियम क्या होता है भाई? हीलियम को He लिखा जाता है। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसी को आप एटॉमिक नंबर कहते हैं 2। और यहां पर क्या लिखते हैं? मास नंबर। वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं हीलियम में? 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4। ठीक हो गया? और 2 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, देखो कुछ ऐसा होता होगा। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं, 2 ही न्यूट्रॉन हैं, और बाहर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका न्यूक्लियस कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर देगा, कहीं इसने त्याग दिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या बन गया? ये रह गया केवल न्यूक्लियस, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसका मतलब इस पे चार्ज अब 2+ कहा जाएगा। पहले तो देखो 2 नेगेटिव थे, 2 पॉजिटिव थे, वो सारे न्यूट्रल हो गए। पहले न्यूट्रल था, पहले ये न्यूट्रल था, नेचुरली न्यूट्रल था। बाद में इसे 2 इलेक्ट्रॉन जब फेंक दिए, भगा दिए, तो 2 चमकने लगे पॉजिटिव, कि भाई 2 पॉजिटिव हैं हमारे पास। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? यही है बच्चों अल्फा पार्टिकल, यही है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल रेज नहीं होती हैं, अल्फा बीटा गामा जो होते हैं, अल्फा तो वो पार्टिकल होता है बच्चों, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में आप चार्ज की बात करो तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? 2 + 2। और E क्यों लिख दिया? एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल ही चार्ज होता है दुनिया में, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है टोटल चार्ज। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और मास कितना होता है भाई इसका? एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर इनटू एटॉमिक मास यूनिट। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन कितने हैं? न्यूक्लियस में जितने रहते हैं, क्या रहते हैं? 1 2 3 4। तो 4 इंटू में एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? याद है ना? एक प्रोटॉन पे जो मास होता है उसी को एटॉमिक मास यूनिट माना जाता है। तो मास ऑन प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? मास ऑन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे मास कितना होता है? मास ऑन प्रोटॉन ये होता है 1.67। आगे भी याद है क्या? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसी को जो है रेफरेंस मान लिया गया कि एक एटॉमिक मास यूनिट इसी को बोला जाता है। तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना मास होता है एक अल्फा पार्टिकल पर। ठीक है, तो 4 mu तो मास होता है अल्फा पार्टिकल का, और +2 उस पे चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया। अब अल्फा पार्टिकल जो है
कहां से लिया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में? इन्होंने जो है बिस्मिथ एक लिया, बिस्मिथ का जो कि एटॉमिक नंबर 83214, एक्चुअल में एक आइसोटोप है बच्चों, बिस्मिथ के आइसोटोप होते हैं। हालांकि बिस्मिथ एक ऐसा न्यूक्लियाई भी है जो स्टेबल है। अगर आप जब न्यूक्लियाई पढ़ेंगे एटम के बाद, उसमें एक स्टेबिलिटी जोन होती है हमारे पास ग्राफ में, उस स्टेबिलिटी जोन में पाए जाने वाले सभी न्यूक्लियस स्टेबल है। उसके ऊपर जो होंगे वो अनस्टेबल, नीचे जो होंगे वो भी अनस्टेबल होते हैं। लेकिन इस बेल्ट पे सबसे लास्ट में जो स्टेबल न्यूक्लियाई पाया जाता है वो बिस्मिथ ही होता है बच्चों। लेकिन वो बिस्मिथ हम यहां नहीं ले रहे, वो तो स्टेबल है ना, हमने अनस्टेबल लेना है। भाई जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वही तो अपने में से कुछ बाहर निकालते हैं, है ना। अल्फा बाहर निकलेगा तो वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। जो स्टेबल चीज होती है, कोई भी इक्विलिब्रियम में जो होते हैं, जो सो रहा होता है वो आदमी थोड़े ना कुछ करता है। हर एक बॉडी चाहती है कि हम इक्विलिब्रियम में चले जाएं, हम स्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो इसीलिए बिस्मिथ जो अनस्टेबल बिस्मिथ है उसमें से अल्फा बाहर निकलते हैं, और निकलते 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 कुछ समय बाद ऐसा टाइम है जब ये स्टेबल हो जाएगा। तो अभी तो हमें अनस्टेबल बिस्मिथ लेना है जिसमें से अल्फा निकल रहे हैं। तो हम बिस्मिथ लेंगे, बिस्मिथ में से अल्फा निकलेगा। ये अल्फा जो नेचुरली निकल रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं, उनकी एनर्जी बच्चों स्पीड होती है, स्पीड ऑफ या एनर्जी बोल लो, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के बच्चों 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच नेचुरली पाई जाती है। नेचुरली मतलब नेचुरली जो एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल में वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के लगभग 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की एनर्जी होती है। हालांकि अगर हम चाहें तो इन अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं। एक एक्सेलेरेटर में डाल दो, साइक्लोट्रॉन जो आपने पढ़ा था उसमें डाल दो, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन नेचुरली जो है इतनी एनर्जी इसमें होती है। तो इस एनर्जी के साथ इस अल्फा पार्टिकल को हम गोल्ड की एक शीट लेकर के उस पर टकराते हैं। मान लो, वैसे इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप मैं बाद में बनाऊंगा, अभी थोड़ा आइडिया ले लो। मान लो ये वो गोल्ड की शीट है बच्चों, इस पर हम अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाएंगे। ऐसे जब स्ट्राइक करवाते हैं एक्चुअली, तो कुछ तो जो है, ज्यादातर तो सीधे निकल गए, वो इससे रुके नहीं, सीधे निकल गए। कुछ थोड़े बहुत ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, एक आध, कुछ ऐसे हो गए, और कोई ऐसे, एक कोई बहुत ज्यादा में से वापस आया। मतलब अलग अलग एंगल पर वो स्कैटर हुए। यहां से कुछ हमें समझ में आया, ठीक है। तो मैं उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लेता हूं बच्चों। यहां से आपको अल्फा समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, ठीक है। यहां साफ कर दें, ओके। अब बात करते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रदरफोर्ड मॉडल लिख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। नाम ये रदरफोर्ड के से ही फेमस है क्योंकि उनके कहने पर ही इन्होंने ये सब किया था। तो बच्चों इसमें कुछ ऐसा होता है, जैसे आप ये समझो कुआं जो होता है, वेल जो होता है, उसकी दीवारें होती हैं गोल, उस तरीके की मैं अगर यहां पर एक बनाऊं, ये देखो, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बनाने में मुझे टाइम लग गया बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे कुएं की दीवारें होती हैं, कुछ आप इसको मान लो, ठीक है। तो देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब और यहां पर, यहां से देखो समझ में आ रहा है ना, कुएं जैसी आपको दिख रही है। अल्फा पार्टिकल यहां से एंटर कर रहे हैं। यहां पर हमने कोई बिस्मिथ रख लिया, बिस्मिथ रखा यहां पे, बिस्मिथ क्या बताया हमने, 83214। यहां से आएंगे आपके अल्फा पार्टिकल, तो यहां से ये एंटर कर रहे हैं, मान लो यहां से एंटर कर रहे हैं, पतला सा होल होता है, यहां से एंटर किया है सीधा,
और ये सीधा एंटर करके यहां पर हमने कोई एक गोल्ड की फॉइल रख रखी है, एक पतली सी शीट, जैसे एल्यूमिनियम शीट होती है जिसमें आप रोटियां लपेटते हैं, पतली सी, बहुत पतली। उस एल्यूमिनियम शीट का साइज भी यहाँ पर एल्यूमिनियम नहीं बच्चों, गोल्ड लिया गया था, गोल्ड शीट, गोल्ड शीट, उसका साइज हमने लिया 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बहुत ही पतली शीट ली। पतली क्यों ली बच्चों? इतनी पतली ली कि उसमें से एक ही एटॉमिक लेयर आए, मतलब एक एटम के पीछे दूसरा एटम ना आए, ऐसे काटा गया उसको। इसका कारण है क्यों ऐसा काटा गया, अगर मान लो आपने जो शीट ली उसमें 2 या 3 लेयर होंगी, तो जो अल्फा पार्टिकल टकराएगा वो एंगल आप नहीं पता कर पाओगे कि एक न्यूक्लियस ने कितने एंगल पे इसने किया। मान लो 2 एटम साथ में है, मान लो आपने जो शीट ली वो इतनी मोटी है कि एक एटम 2 एटम है, यहां से अल्फा आया, एक इसने स्कैटर कर दिया, फिर इसकी वजह से कुछ हो गया, तो जो एंगल फाइनली निकल के आया वो आप पता नहीं कर पाओगे कि कितना हुआ। हमने तो एक न्यूक्लियस की वजह से लेना था, इसलिए उसको इतना पतला काटा जाता है कि एक ही एटम की शीट हो सारी, ये कुछ ना, इतना पतला उसको काटा जाता है। देखो साइज दिया है ना, ये डाटा सारा एनसीईआरटी बुक का है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल आता है, इस पे टकराएगा और टकराने के बाद ये कहीं कहीं जाएगा, यहां पे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ये गोल इसलिए बनाया है, और ये जो है ना जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रहती है, जो ये आपको गोल गोल लिया है ना, ये जो वेल साइज जो आपने 4 दीवारी इसकी ली है, जो उसकी बाउंड्री ली है, ये जिंक सल्फाइड की बाउंड्री होती है। तो अब मैं इसको देखो, ये तो मैंने इसलिए बताया था ताकि आप एक्चुअल सेटअप समझ सको। रियल में जब आपको एग्जाम में बनाओगे तो सिंपल एक गोला बना देना, सिंपल एक गोल चक्कर बना देना। जैसे मान लो यहां पर आपका रखा है बिस्मिथ 83 और 214, यहां से बिस्मिथ में से अल्फा पार्टिकल निकले बाहर, और निकलने के बाद आपने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी, बाकी एक गोल घेरा था, ठीक है, वो मैंने 3D डायग्राम दिखाया, उसी से आपको क्लियर होता कि कैसे कैसे जा रहा है। यहां पर आपने एक गोल्ड की फॉइल रखी, उसकी थिकनेस हमने बता रखी। यहां पर ये अल्फा जब इस पे टकरा रहे हैं बच्चों, तो ज्यादातर ये सीधे चले गए, बिल्कुल सीधे, कुछ थोड़े बहुत ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, कुछ थोड़े से एक आध जो है ज्यादा एंगल पर भी गए, ठीक है, कुछ 90 डिग्री पर भी हो, और एक आधा कोई इधर भी आ गया, और कोई ना कोई तो वापस भी आ गया, और ये सब इस तरफ भी रहा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ये हमने जानने की कोशिश करी। ये जो स्क्रीन है, जो आपकी राउंड बाउंड्री जो है, ये जिंक सल्फाइड की होती है। ये स्क्रीन है बच्चों, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, इसको बोला जाता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये फोटो सेंसिटिव होती है, फोटो सेंसिटिव, मतलब जैसे ही इस पर कोई अल्फा पार्टिकल टकराएगा, जहां भी टकराए, मान लो यहां टकराएगा, तो एक छोटा सा सेंटिलेशन छोड़ देता है, छोटी सी स्पॉट छोड़ देता है, वो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। यहां पर कहीं एक माइक्रोस्कोप है, जो मूविंग माइक्रोस्कोप है, उसको घुमा घुमा करके माइक्रोस्कोप, उससे आप देखते रहते हैं कि कहां कहां ये स्पॉट आए हैं। तो मूविंग माइक्रोस्कोप से आप वो स्पॉट्स देखते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि एंगल कितना है, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल थीटा देखते हैं आप उससे। ये मूविंग वाला है, आप कहीं पर भी चारों तरफ घूमता है ये माइक्रोस्कोप, और क्योंकि माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा देता है, तो जो ये स्पॉट जो था, जो फ्लैश, एक लाइट फ्लैश आती है, टकराते हैं ना, तो छोटा सा धब्बा छोड़ जाता है, सेंटिलेशन, उसको चेक करते हैं मूविंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कैसा है बच्चों? मूविंग माइक्रोस्कोप है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे गोल्ड पे, ये गोल्ड है, और गोल्ड का Z आपको पता है ना 79 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर Z होता है, जो कि 79 है गोल्ड के लिए, इनकी इतनी इसमें प्रोटॉन है, इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई? ऑब्जर्वेशन देखी गई, उन्होंने देखा पहला पॉइंट कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, मतलब स्ट्रेट। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, और ज्यादातर मतलब 99.86%, लगभग सारे के सारे सीधे चले गए। देखो
इस गोल्ड की सीट से ये रुके ही नहीं, सीधे चले गए। इसका मतलब क्या है, रोकने वाली चीज नहीं, ज्यादातर जो एटम था वो खाली स्पेस होता है, इसे ये पता चलता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, जो देखा गया वही देखा गया कि वेरी फ्यू कितना बच गया इसमें से, 0.14% ऑफ एल्फा पार्टिकल, बहुत कम एल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट मोर देन 1 डिग्री। वो अल्फा पार्टिकल जो 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, वो केवल इतने ही थे, बहुत कम उनकी प्रोबेबिलिटी थी। समझ गए। और तीसरा पॉइंट क्या था इसका कि 1 in 8000, अगर आपने 8000 अल्फा पार्टिकल छोड़े तो उनमें से कोई एक 90 से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। 1 in 8000 डिफ्लेक्ट मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा, जैसे इस टाइप के जो केस हैं, वो 8000 में से कोई एक प्रोबेबिलिटी थी कि 8000 फेंको तो लगभग एक जो है 90 से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, ये 90 एंगल था तो 90 से ज्यादा हो गया, देखो ये 90 से ज्यादा हुआ। स्कैटरिंग एंगल ये होता है, तो जैसे अल्फा था तो ये ज्यादातर तो ऐसे ही चले गए, कुछ ये एंगल देखो, इसके साथ एंगल देखो, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, तो ये थीटा है, ये स्कैटरिंग एंगल है। उसका फॉर्मूला भी हम लिखवाएंगे आपको, डेरिवेशन नहीं है बट आप याद कर सकते हो। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन देखी कि ज्यादातर जो अल्फा आपने छोड़े वो लगभग सीधे ही चले गए, कोई रोक ही नहीं पाया उसको। 99.86 लगभग सारे ही चले गए, मतलब खुला है। एटम का जो साइज है वो ज्यादातर ओपन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो जो जगह है वो बहुत बड़ी जगह है, वहां से वो अल्फा चले गए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन ने खींचा नहीं, क्या बताएंगे वो कुछ, सोचो। वेरी फ्यू पार्टिकल्स 0.14%, वो 1 डिग्री से ज्यादा मुड़े, और 8000 फेंको तो कोई एक के आसपास 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ा। ठीक है, और 10 लाख में से कोई एक वापस भी आया, है ना। तो यही 3 पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो मैं भी वो 3 ही पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, अब इसमें ग्राफ दिया हुआ आपकी किताब में, वो ग्राफ क्या दिया है भाई, इधर लिए हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल n, यहां पर स्कैटरिंग एंगल थीटा। थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, और इधर है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है भाई। ठीक है, इसमें बता रखा है यहां 0 है, ये 20, 40, 60, 80 ऐसे करते 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 180 तक ले गए इसको। ठीक है, और यहां पर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, और ऐसे करते 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 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, ऐसे करके ले गए, और अलग अलग जगह पे डॉट दिखा रखे हैं। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है, देखो जब एंगल आप 180 लेते हो तो लगभग बहुत कम, 180 का मतलब क्या है, आपने ऐसे भेजा और यूं का यूं वापिस आ गया, आपने ऐसे भेजा और रिट्रेस कर गया ऐसे। 180 पे आने वाले बहुत कम संख्या थी। देखो आपने भेजे तो कितने थे, 10 लाख 1 करोड़ के आसपास एटम डाले, अल्फा पार्टिकल्स डाले थे, लेकिन बहुत कम वापिस आ रहे थे लगभग। ये तो ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से देख लेना ये। ठीक है, ये लगभग बहुत कम आ रहे हैं वापिस 180 डिग्री पे। जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है वो पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो रही है, मतलब कम एंगल पे पार जाने वालों की संख्या ज्यादा थी। देखो अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री पे देखो तो देखो हजारों लाखों, हजारों क्या कई लाख जो है पार्टिकल सीधे ही चले गए। तो ये ग्राफ आपको वैसे याद होना चाहिए। बीच बीच के पॉइंट को जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वही बताओ, शुरू और आखिरी वाला बता सकते हो। देखो शुरू वाले से क्या पता चलता है, इसको आप नीचे मिलाओ तो एंगल बहुत छोटा एंगल है, शुरुआत में छोटे एंगल पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स जा रहे थे, बहुत कम उड़ने वाले ज्यादा पार्टिकल थे, बड़े एंगल पर बहुत कम पार्टिकल थे। ठीक है, ये हमने लिखा भी है। अब बच्चों बात करते हैं, हमने ये सब पढ़ लिया है, अब ये देखते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसा हुआ क्यों। देखो जब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था यहां से, तो इसके जो गोल्ड का जो ये मैटर था, जो सीड थी,
इसमें एटम भी होंगे, मतलब प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। एक अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पे 4 mu मास है, 4 AMU उसका मास है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 है किलोग्राम। अब एक प्रोटॉन का मास आपको पता है 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन के मास को 0 माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन जो है, यह सब आ रहा है क्या इसमें? हाँ, अभी तक तो आ रहा है। एक प्रोटॉन का मास जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कितना? 1837 टाइम्स हैवी होता है, हैवियर। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। और यहां पर प्रोटॉन के 4 गुना के मास है, 4 AMU। मतलब अगर आप बात करो इसके मास की, अल्फा के मास की, तो इलेक्ट्रॉन से कितना भारी हो गया वो? 4 से गुना करो इसको। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो लगभग 7000 आ जाता है, 7000। मतलब एक अल्फा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन से 7000 गुना भारी होता है। तो जब ये अल्फा आता है इधर, कहीं वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाते। क्यों? एक बहुत बड़ी भारी चीज आ रही है, इधर से ट्रक आ रहा है और यहां से आप जा रहे हो तो आप ट्रक पे कोई इफेक्ट नहीं लगा पाओगे, जबकि ट्रक सीधा चला जाएगा, आपको कुचल देगा, है ना। तो वही चीज है, जो भारी चीज इधर से आ रही है इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा भारी है भाई, 4 AMU। और वो एक प्रोटॉन की तुलना में भी उसके मास को 0 माना जाता है। आप कहते हैं ना कि एक एटम का जो मास है वो प्रोटॉन से ही मिलकर बना है बस। क्यों? इलेक्ट्रॉन के मास को 0 माना जाता है। अरे 2000 गुना भारी होता है, लगभग 2000 गुना। देखो 1837 में 2000 गुना भारी होता है। ये तो 7000 गुना भारी हो गया। एक अल्फा एक इलेक्ट्रॉन से 7000 गुना भारी है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर कोई जोर नहीं दिखा पाएगा। इलेक्ट्रॉन तभी तो वो सीधे चले गए इलेक्ट्रॉन। और रहे जो प्रोटॉन, जो गोल्ड में जो प्रोटॉन है 779 जो है एक एटम में, न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियस बहुत छोटा स्पेस होता है, तभी तो ये ज्यादातर सही चले गए सीधे। जहां कहीं भी उसमें न्यूक्लियस टकराया होगा तो डिफ्लेक्शन आया होगा। तो क्योंकि ज्यादातर सीधे चले गए, इससे ये पता चलता है कि एक एटम के अंदर ज्यादातर जगह खाली है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इस पे कोई दमखम नहीं दिखा पाए। जो प्रोटॉन थे वो न्यूक्लियस के अंदर थे और बहुत ही छोटा साइज होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है। इसीलिए जो है ये कम डेविएट कम हुए और वापस जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर पर टकरा गया होगा बाय चांस, वो वापस आ गया। क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, अल्फा भी पॉजिटिव, वो वापस आ गया। ठीक है भाई। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा भी रह गया है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इंपैक्ट पैरामीटर, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके बाद हम इसके मॉडल को लिख दें क्या? रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड की बातों से क्या पता चला उसके मॉडल में। फाइनल अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि रदरफोर्ड मॉडल को लिखिए तो क्या कहोगे? रदरफोर्ड के मॉडल से हमें 3-4 बातें सामने आई निकल करके। क्या क्या बातें सामने आई भाई? लिख दें एक बार उसको। देखो रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो हमने देख लिया, अब रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे हैं। रदरफोर्ड मॉडल क्या कह रहा है? पहला पॉइंट तो ये बोला उसने कि देयर इज ए सेंट्रल कोर इन एवरी एटम। हर एटम में एक सेंट्रल कोर होता है, ठीक है। सेंट्रल कोर, all the positive charge and entire mass is concentrated to very small space। छोटे से जगह पर सारा मास एक एटम का होता है। ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात क्या कही? इन्होंने कहा कि
एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल, एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात क्या कही, ये तो उसने भी कहा था, इन्होंने भी कहा है, लेकिन इन्होंने एक बात कह दी कि इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं है, बाहर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। चौथा पॉइंट क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स get attracted towards, electrons get attracted towards the nucleus, electrons get attracted towards the nucleus, but they cannot move towards nucleus, लेकिन वो न्यूक्लियस की तरफ जाते नहीं हैं, and they use this electrostatic force, this electrostatic force of attraction, इस electrostatic force of attraction को they use this electrostatic force of attraction as centripetal force, as centripetal force, centripetal force की तरह से यूज कर लेते हैं और उसको उसके बाहर वो घूमते रहते हैं। तो ये रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स थे, ठीक है, ये थ्योरेटिकल हैं, और बस उसने ये नई बात बताई, और एक चीज ये भी बताई कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से यूज कर लेता है। इसके बाद है भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये टाइम कितना हो गया है देखते हैं, 15 मिनट में हो जाएगा क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक टर्म आती है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या है देखो, मान लो आपके पास वो जो गोल्ड की आपने शीट लगाई थी उसका एक न्यूक्लियस है हमारे पास, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, गोल्ड का न्यूक्लियस। आपने जो अल्फा भेजा ये इसका सेंटर है, ये सेंटर था। मान लो एक अल्फा इसके अलोंग आया, ऐसे कोई एक अल्फा आ रहा है, आते आते ये पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, तो आते आते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां उसके बाद वो आगे नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा आगे, मतलब इसको टच नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, तो एक हद तक ही पहुंच पाएगा। मान लो ये यहां तक पहुंच पाया, ठीक है, और आपने ये जो सीट थी आपकी, आपने इसको यहां बांधा हुआ है, रोका हुआ है, ठीक है। इसमें एक अजम्पशन भी है बच्चों, देखो जब आप इसको स्कैटर करवा रहे थे थिन सीट पर, देखो आपकी जो थिन सीट थी आप इस पे अल्फा को टकरा रहे थे, तो टकराने से अल्फा में बहुत सारी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, स्पीड थी, तो इसके जो न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन को तो आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन इस पे कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से 7000 गुना भारी है। लेकिन बच्चों जो Z का जो Au है, जो गोल्ड है, गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो भी बहुत भारी है, उसमें भी एटॉमिक नंबर 79 है। Z जो है वो 79 है गोल्ड के लिए, फॉर गोल्ड Au के लिए एटॉमिक नंबर 79 है, यानी कि अल्फा से बहुत भारी है, ये अल्फा से बहुत भारी है आपका गोल्ड का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड, न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज
50 टाइम्स, लगभग 50 गुना, 50 टाइम्स हेवियर देन अल्फा पार्टिकल। देखो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से 7000 गुना भारी था, तो यहां से हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कुछ उस पर असर नहीं डाल पाया, थोड़ा बहुत डाला होगा, लगभग ना के बराबर डाला है, ठीक है, हम मानते हैं कि डाला ही नहीं उसने कुछ। और फिर ये जो गोल्ड का जो आपने सीट लिया, उसमें गोल्ड के न्यूक्लियस भी होंगे, है ना, न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो अल्फा से 50 गुना भारी होता है। इसका मतलब क्या है, जब भी अल्फा आएगा ना, अल्फा में बहुत सारी स्पीड है, तो भाई आपने मोमेंटम पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो यहाँ पर कोलिजन होगा दोनों के बीच में, देखो कोलिजन हो रहा है, ये यहाँ पे आया टकराएगा, टकराने से पहले ही ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो कोलिजन का आपने पढ़ा था ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। भाई पहले अल्फा के अंदर बहुत सारी स्पीड थी, हाई स्पीड थी अल्फा की, हाई स्पीड, ठीक है। अब बाद में जब कोलिजन होगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा मास है ना, तो ज्यादा मास होगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। भाई कम स्पीड वाला कोई छोटी चीज आप उसको धक्का मारोगे तेज स्पीड से, साइकिल वाले पे ट्रक वाला टक्कर मारता है, साइकिल वाला तेज भागा जाता है ना, तो वैसे ही है, जब ये अल्फा आया बहुत तेज स्पीड अंदर थी, जो गोल्ड का न्यूक्लियस था वो भारी था, वो थोड़ा बहुत तो मूव करेगा, बहुत कम, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। एक्चुअली मोमेंटम बराबर करना है, पहले अल्फा का मास कम था, मान लो ऐसे था, अल्फा का मास कम था और इसकी वेलोसिटी थी ज्यादा, इसका मास है ज्यादा, तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। यही तो है, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। क्योंकि ये जो आपका गोल्ड है, ये देखो, ये फाइनल के लिए लिखा है, ये इनिशियल के लिए लिखा है, तो इनिशियल इसका मास कम है। अभी कहोगे सर इसका मास तो ज्यादा बता रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बता रहे थे। अब अल्फा का मास गोल्ड के न्यूक्लियस की तुलना में बहुत कम है, मास कम इसमें छोटा लिखा, वेलोसिटी बहुत तेज स्पीड से आ रहा था ये। फिर इसका मास ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब लगभग कम, लगभग जीरो ही मान लिया हमने, एक अजम्पशन मान के चले हैं। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि इलास्टिक कोलिजन, इसको बोलते हैं बच्चों इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये भी एक अजम्पशन है, हमने अज्यूम करके चले हैं कि एक इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी स्पीड जो है वो हाई है और ये आगे जाएगा नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बता रहे हैं ना, इसकी तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, सारी वेलोसिटी जितना छोटा पार्टिकल है वही वेलोसिटी ले लेगा, तो टकराने के बाद यही हाई स्पीड से वापस आता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये बता रहा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब ये अल्फा जाएगा एक हद तक ही जा पाएगा, उसके आगे नहीं जा पाएगा। ये मान लो यहां तक गया तो इस दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नॉट। जहां पे आपने इसको पकड़े हुए था, ये सीट है, उस सीट में से हमने एक एटम लिया, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, न्यूक्लियस एक्चुअल में ये मैंने न्यूक्लियस लिया है, न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का न्यूक्लियस है ये। तो ऐसे ही उस सीट में गोल्ड के कई सारे न्यूक्लियस होंगे, मैं एक न्यूक्लियस को लेकर बता रहा हूं। तो अल्फा यहां तक पहुंच गया, उसके बाद नहीं जा पाएगा, क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आर नोट हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये कैसे निकालेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें बच्चों कंडीशन होती है क्या, ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन है जो आप लेके चलते हैं। इसमें क्या माना जाता है कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मतलब इनिशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसमें इलास्टिक कोलिजन की खास बात होती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो देखो बच्चों, जब ये अल्फा चला था इसके पास क्या एनर्जी थी? काइनेटिक थी और एक पोटेंशियल थी। तो शुरुआत में एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल हम लिख लेते हैं यहाँ पर। एनर्जी इनिशियल क्या थी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी थी इसके पास शुरू में, ठीक है, और पोटेंशियल को आप यू से लिखते थे। फाइनल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगी बाद में, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगी बाद में, ठीक है। अब इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी क्या थी उसकी? चलो के आई ही लिख लेते हैं, के ई आई इनिशियल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस
शुरू में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर होता था नीचे, केवल आर से नहीं, केवल आर होता था। तो आर जो है बच्चों बहुत दूर है, ये आप कहोगे सर दूर नहीं है, वहां पर सीट है, यहाँ से अल्फा छोड़ रहे हैं। अरे भाई न्यूक्लियस की साइज कितने एंगस्ट्रॉम में बात कर रहे हो आप, 1 मीटर 2 मीटर दूर हो तो वो इनफाइनाइट हो गया। आर जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग जीरो हो गई। तो ये तो आप जीरो मान लो, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं थी, जब आप नजदीक आ जाओगे तो ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो देखो यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पर आके ये रुक गया, ये जीरो हो गई प्लस। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देख लो, ये क्या हो जाएगी, के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1। Q1 क्या है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज था 2e प्लस का, मतलब प्लस नहीं लिख रहा तो प्लस ही होगा, माइनस लिखूंगा तो माइनस, इनके प्लस 2e चार्ज मैंने शुरुआत में बताया था लेक्चर की शुरुआत में, अल्फा पे प्लस 2e चार्ज होता है। तो के Q1 आ गया, Q2 ये तो Q1 हो गया बच्चों, मतलब अल्फा पे चार्ज, Q2 क्या है, जो इस पे चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, ये जरूरी नहीं आप जेड लो, जो भी लो, अगर जरूरी नहीं आप गोल्ड लो, किसी और भी एलिमेंट की ये शीट ले सकते हो। तो जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उसको 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर देंगे तो वो उस पर चार्ज आ जाएगा। तो ये बच्चों Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। समझ में आ गया ना, जेड क्यों लिखा भाई, ये गोल्ड है तो 79 आ जाएगा जेड की जगह। ई भाई एक मिनिमम चार्ज तो ई ही लेते हैं ना, तो जितने उस पे प्रोटॉन होंगे वो प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। तो 2e इस पे आ गया चार्ज, 2e बताया था हमने, और इस पर जितने भी जेड होंगे, अगर मान लो आपने गोल्ड नहीं लिया, मान लो आपने 50 का कुछ लिया है, 50 जेड जिसका हो, तो 50 इंटू ई डाल देंगे, ई तो वही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये देखो के हो गया, ये के हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, बटा आर, ये दूरी कितनी है पता नहीं भाई कितनी, इसको आप नोट कर लो। तो अब देखो आपको आर नोट निकालना है, पहले ऐसे लिखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z² बटा आर नोट। आर नोट हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z² बटा में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, अगर आप ये निकालना चाहें Z के लिए, गोल्ड के लिए ही निकालें, अगर Z की वैल्यू मैं 79 रखूं तो क्या आ जाएगा, देखो तो क्या आ जाएगा, R नॉट इज इक्वल टू ये वैल्यू होती है बच्चों 9 इंटू 10⁻⁹ SI यूनिट में होती है, 2 की वैल्यू 2 ही डालो, Z 79 है, इंटू E², E क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का मतलब मैं 2 बार लिख लूं इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा की लेते हैं वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, ठीक है, तो 7.7 लिख दो नीचे, 7.7 लेकिन केवल 7.7 नहीं डाल सकते क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट एन एसआई यूनिट। आप सब कुछ यहाँ पर एसआई यूनिट में डाले हो तो ये भी एसआई यूनिट होने चाहिए। मेगा का मतलब बच्चों 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एसआई यूनिट नहीं है, जूल होती है एनर्जी की। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, सब जानते हैं ये चीज तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आप डालोगे इतना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये SI यूनिट में हो गया। अब देखो ये तो इससे कट गया, ये पूरा का पूरा इससे गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो आर नोट की वैल्यू आ गई कितनी, वैसे ये 1 फर्मी के अराउंड आता है, 30 फर्मी। एक बार देखते हैं इसको सोल्व करके बच्चों, 10⁻+6 और यहां पर देखो 10⁹, 10⁻19, तो प्लस से ऊपर आके -6 होगा, -25 में से +9 गया तो -16, 10⁻⁻16 तो ये हो गई, और ऊपर क्या बचा 9 दूनी 18 इंटू 79 और बटे में 77, ठीक है 77, और डेसिमल के नाम का मैं ऊपर 10 लगा दूं, ऊपर 10 लगा देते हैं, एक 10 लगा दिया, ठीक है। अब देखो भाई अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है,
ये देखो स्क्वायर कर दिया था हमने, 2z² 2z का स्क्वायर कर दिया था और 9 हो गया था। हाँ ठीक आ रहा है, सही है। तो देखो इसको अगर इधर डालते हैं 10⁻+1 है तो 10⁻−15 हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 आ रहा है क्या बच्चों, -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो ये आना तो चाहिए -15। हाँ ठीक है, -15 नहीं आएगा, तो ये आ गया है 10⁻−15, यही फर्मी होता है। और यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करते हो इस चीज को, तो लगभग ये 30 आता है, 30 फर्मी है ना, इसको 30 फर्मी लिखा जाता है, 30 फर्मी। और जब एक्चुअल में नोट किया गया तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस आया वो 6 फर्मी का है, वो सब दिख रहा है क्या उसमें? हाँ, तो गोल्ड का ये देखो R0 जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आया है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब अल्फा ज्यादा से ज्यादा यहां तक पहुंच पाया। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियस का साइज तो नहीं है ना, इससे कुछ ना कुछ कम ही होगा, R0 से कुछ ना कुछ कम होगा एक न्यूक्लियस का साइज, है ना, क्योंकि बिल्कुल न्यूक्लियस से टच तो कर नहीं पाएगा, रिपल्सन हो रहा था। तो बच्चों जो आपका ये निकल के आया इससे कम होना चाहिए। आपने रदरफोर्ड ने एक आइडिया दे दिया कि 30 फर्मी से कम ही साइज होगा इसके न्यूक्लियस का, जो गोल्ड का जो न्यूक्लियस है 30 फर्मी से कम होगा। और फिर बाद में किसी तमाम इंतजामात करके जो है इसके एक्चुअल साइज जो है, एक्चुअल साइज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड के न्यूक्लियस का एक्चुअल साइज 6 फर्मी पाया गया बच्चों, याद रखना इसको। तो देखो इससे कम होना चाहिए और कम ही पाया गया। तो ये था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी आ जाए एग्जाम में तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस जहां पर एक अल्फा पहुंच पाया और उससे फिर रिट्रेस कर जाएगा, ये ऐसे ही रिट्रेस कर जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू विच an alpha particles, a energetic alpha particle can reach before reverting back, वापिस आने से पहले जितना करीब से करीब वो पहुंच पाया वही है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर इसको साफ करना है। अच्छा, इंपैक्ट पैरामीटर, और उससे पहले मैंने एक फार्मूले का जिक्र है किताब में, जहां पर आप नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर, मैंने जो ग्राफ बना के दिखाया था आपको पैराबोलिक टाइप का, उसमें एक फार्मूला भी आता है बच्चों, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। पीछे मैंने बता दिया, उसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया, एक फार्मूला रह गया, बता रहा हूं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड जो है वो है बच्चों, एन का फॉर्मूला आता है kz² अपॉन साइन स्क्वेयर, साइन की पावर 4 आता है, साइन की पावर 4 θ/2, ये फॉर्मूला है। अगर आप जानना चाह रहे हो कि कितने पार्टिकल किस एंगल पर जा रहे हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये तो है बच्चों कांस्टेंट, ये तो है कांस्टेंट, ये है z है एटॉमिक नंबर, कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसका z देख लो कितना है, और थीटा है बच्चों स्कैटरिंग एंगल, ये है आपका स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर निकाल सकते हो। ये पीछे रह गया था इसलिए मैंने बता दिया, याद आया अभी। एक होता है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? इसको B से दिखाते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को R0 से दिखाते हैं, इसको B से दिखाते हैं। मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, इस पे ये इसके सेंटर लाइन है, मान लो आपने जो अल्फा पार्टिकल छोड़ा है उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, मान लो आपने यहां से कोई छोड़ा है, यहां से आप अल्फा पार्टिकल लेके आए तो यूं हो जाएगा, तो देखो पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव, इससे रिपेल होकर थोड़ा सा यूं हो जाएगा, ठीक है। तो आपने शुरुआत में ये V लिया, जो अल्फा पार्टिकल आपने छोड़ा, ये तो क्या था? सेंटर लाइन थी बच्चों, ये सेंटर लाइन ऑफ न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है। और ये क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये शुरुआत वाला वेलोसिटी वेक्टर है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ने सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस के साथ कितना परपेंडिकुलर गैप है उसको बी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आ जाती है, क्या लिखोगे? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन initial velocity vector, it is the perpendicular distance between initial velocity vector and center line of nucleus। न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है भाई बच्चों, अब जो है वैसे तो मोटा मोटा हो गया है, यहाँ पर इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं और एक आध इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं, वो सारे जिक्र करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, ये नहीं है कि मैं इसको बीच में छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है बच्चों, लगभग ये पूरा हो गया है। हमने इसके सब कुछ आपको बता दिया है, इसके मॉडल के पोस्टुलेट्स बता दिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता दिया, इंपैक्ट पैरामीटर बता दिया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बता दिया। कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, वो हम तब लेंगे जब बोहर मॉडल भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं और थॉमसन के भी ड्रॉबैक थे, वो दोनों के ड्रॉबैक हम बोहर मॉडल पढ़ने के बाद बड़े अच्छे से जानेंगे। इसके भी ड्रॉबैक वही हैं कि इसने रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं, पर कहां घूमते हैं, किस फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, वो इन्होंने नहीं बताया, वो ये नहीं बता पाए। इन्होंने कहा बस बाहर घूमते हैं, जबकि बोहर ने बताया कि ऐसे नहीं घूमते, उनका एक फिक्स्ड एक वो है, फिक्स ऑर्बिट है, फिक्स जगह है जहां पर वो चलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कहीं घूम जाएगा। इसी वजह से स्पेक्ट्रल लाइन को बोहर मॉडल के द्वारा जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी वो उसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, और ये नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रल सीरीज को ये भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूं। ये लेक्चर जो है ऑलरेडी 1 घंटे 2 मिनट कुछ का हो गया है। तो बच्चों आप इसको पढ़िए और अगली बार जब मैं आऊँगा तो बोहर मॉडल लेके आएंगे और फिर उसके बाद इन सब के न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।